हेलो एवरीवन, 10,000 प्लस शब्दकोश सीरीज में आप लोगों का वेलकम है। एपिसोड 6 है, मतलब 6 नंबर का वीडियो है। पुराने 5 वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, शब्दकोश सीरीज नाम से है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, ये आप सिर्फ शब्द ऐसा नहीं समझिए कि मैं शब्द को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बस ये बोलकर निकल जाऊंगी। आपको प्रॉपर अर्थ समझाऊंगी और कैसे उसको यूज करते हैं ये भी समझाऊंगी। चलिए, हमारा आज का पहला शब्द है उन्मुक्त भाव। उन्मुक्त भाव का इंग्लिश क्या होता है? स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी, SPONTANEITY। स्पॉन्टेनिटी का अर्थ क्या हुआ, या उन्मुक्त भाव का क्या अर्थ हुआ? तो इसका मतलब होता है जब आप किसी बिना झिझक के, बिना बंधन के, स्वाभाविक, मतलब कि आप खुलकर अपनी भावना अपने को एक्सप्रेस करते हैं, तो उसको हम कहते हैं उन्मुक्त भाव। जब कोई व्यक्ति अपने विचार, अपनी ओपिनियन खुशी से, प्रेम से या व्यवहार को पूरी तरह से नेचुरल फ्रीडम के साथ दिखाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उन्मुक्त भाव। खुश होकर जब आप वो काम करते हैं, ठीक है, तो आप अच्छे से, जब कोई काम आप खुश होकर करते हैं तो आप अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, तो उसे हम उन्मुक्त भाव बोलते हैं। जैसे कि वह मंच पर उन्मुक्त भाव से नाची, मतलब क्या? शी डांस्ड ऑन द स्टेज विथ स्पॉन्टेनिटी। ठीक है, हमारा अगला शब्द है खलना। कहते हैं ना, वो बात मुझे बहुत खल रही है, तो उस सेंस का खलना है ये। खलना को इंग्लिश में हम बोलते हैं हर्ट। ठीक है, HURT। और वो जो दिल वाला होता है वो हार्ट होता है, वो हर्ट नहीं होता है। ठीक है, तो HURT, हर्ट, खलना बोल सकते हैं, या आप कभी कभी बॉदर भी बोल सकते हैं। मुझे बहुत वो चीज़ बॉदर कर रहा है, प्रिक भी इसका इंग्लिश हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो सबसे नियरेस्ट होता है ना, आप पहले ये चीज़ समझिए कि एक शब्द के बहुत सारे इंग्लिश वर्ड हो सकते हैं, 4-5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको नियरेस्ट वाला बता रही हूँ। और दूसरी चीज़ है कि हर एक वर्ड का कॉन्टेक्स्ट थोड़ा बहुत तो जरूर डिफरेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर खलना हर्ट हुआ, मतलब प्रिक भी बोल सकते हैं, बॉदर भी बोल सकते हैं, स्टिंग भी बोल सकते हैं। अब खलना का क्या अर्थ होता है? किसी बात का मन में बुरा लगना, ठीक है, चुभना या अंदर से दुख देना, तो उसको हम बोलते हैं खलना। ठीक है, और ये जनरली क्या होता है? इमोशनल पेन होता है ना, इमोशनल पेन। जैसे कि अगर एग्जाम्पल देखें तो हमें हिंदी में वाक्य यूज करते हैं ना, और उसको फिर हम इंग्लिश में देखेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा ना कि आपका ट्रांसलेशन वाला प्रैक्टिस भी हो जाएगा। उसकी बात मुझे बहुत खलती है, कैसे बोलेंगे इस इंग्लिश में? His words hurt me a lot. His words hurt me a lot। अगर लड़की है तो her words hurt me a lot। नेक्स्ट इज, और एक बात और मैं जल्दी जल्दी नहीं करवाने वाली हूँ, वर्ड शब्द सीखो, इसका इंग्लिश सीखो और निकल लियो, ऐसे नहीं। मैं शब्दों का अर्थ भी समझाऊंगी, शब्दार्थ जिसे बोलते हैं। ठीक है, उग्रता, अगला शब्द है उग्रता। उग्रता का इंग्लिश होता है अग्रेशन। अग्रेशन बोलते हैं, कभी कभी ना वहां पर अग्रेशन या फियर्सनेस भी बोलते हैं। ठीक है, उग्रता मतलब क्या होता है? उग्रता का अर्थ होता है तीव्र क्रोध, बहुत ज्यादा क्रोध, कठोरता के साथ और बहुत तेज और आक्रामक स्वभाव को हम उग्रता बोलते हैं। जब आपके बिहेवियर में बहुत ज्यादा गुस्सा हो, तीखापन दिखाई दे, तो उसे हम उग्रता कह सकते हैं। जैसे अगर आप बोलते हो उसकी उग्रता सभी को डरा देती है, हिज या हर एग्रेशन फ्राइटेंस एवरीवन। फ्राइटेंस का हिंदी क्या होता है? डराना। ठीक है, तो उसकी उग्रता सभी को डरा देती है, हिज एग्रेशन फ्राइटेंस एवरीवन। अगला है आड़े तिरछे, है ना? ये क्या आड़े तिरछे, तुमने लाइन खींच रखे हैं, ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है, आड़े तिरछे का इंग्लिश होता है क्रुक्ड, या अनइवन भी बोल सकते हैं, या जिगजैग भी बोल सकते हैं, या तिरछे लाइन को स्लैंटिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आड़े तिरछे का इंग्लिश होगा क्रुक्ड। जिस आड़े तिरछे का अर्थ क्या होता है? कि सीधा न होकर टेढ़ा मेढ़ा या असमान या सही दिशा में न होने को हम आड़ा तिरछा बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, उसने कागज पर आड़े तिरछे निशान बना दिए। He made crooked marks on the paper. He made crooked marks on the paper। अगला शब्द है संभवतः। संभवतः, ठीक है, संभवतः को इंग्लिश में प्रोबेबली बोलेंगे, परहैप्स भी बोल सकते हैं। देखो, परहैप्स का एग्जैक्ट हिंदी होता है शायद, लेकिन संभवतः में अगर आपको प्रोबेबली आपके माइंड में नहीं आ रहा है, परहैप्स भी आप यूज कर सकते हो, पॉसिबली भी आप यूज कर सकते हो, लाइकली भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो संभवतः को क्या मतलब क्या होता है? शायद हो सकता है, या किसी बात के होने की संभावना होना, तो उसे हम संभवतः बोलेंगे। जब किसी बात के निश्चित न होकर होने की जब उम्मीद होती है, वहां इसका हम प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, वह संभवतः आज देर से आएगा, ही विल प्रोबेबली कम लेट टुडे। नेक्स्ट, उबड़ खाबड़। रोड है,
जो बहुत उबड़ खाबड़ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? रफ। ROUGH, रफ। रफ मतलब उबड़ खाबड़, रफ बम्पी भी बोल सकते हैं या अनइवन भी बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इससे बहुत ज्यादा मतलब नियरेस्ट उबड़ खाबड़ का इंग्लिश क्या हो जाएगा? रफ, ठीक है। असमान, टेढ़ा मेढ़ा या जिसकी सतह, जिसकी सरफेस जो है वो प्लेन ना हो, समतल ना हो। सड़क भी हो सकता है, जमीन, रास्ता, किसी तरह का भी सतह, किसी भी तरह का सरफेस जनरली क्या होता है, अगर उबड़ खाबड़ है तो उसे हम क्या बोलेंगे? रफ है। जैसे कि हम उबड़ खाबड़ रास्ते से गुजरे, बी सॉरी नॉट बी, इट्स वी पास्ड थ्रू अ रफ रोड, ठीक है। नेक्स्ट इज सफाचट। अब सफाचट मतलब क्या हो गया? तो सफाचट मतलब क्लीन शेवन भी बोल सकते हैं, मतलब बिल्कुल चिकना, ठीक है, सफाचट। या कहीं कहीं पर हम बोल सकते हैं क्लीन, ठीक है, क्लीन है, एकदम क्लियर, वहां पे भी हम सफाचट बोल सकते हैं। देखिए डिपेंड करता है कि आपका कॉन्टेक्स्ट, आप जो पढ़ रहे हैं वो किस कॉन्टेक्स्ट में ले जा रहा है आपको। तो क्लीन शेव भी बोल सकते हैं। कोई व्यक्ति है अगर उसकी दाढ़ी सफाचट कर रखी है तो क्या बोलेंगे? क्लीन शेवन, ठीक है। तो क्लीन शेवन मतलब एक अर्थ समझने का, सफाचट का अर्थ समझने की कोशिश कीजिए। पूरी तरह जो साफ हो, बिना कुछ बचे हुए, विशेषकर दाढ़ी मूछ पूरी तरह जब साफ होता है तुम कहते हैं ना सफाचट है। कभी कभी किसी जगह के पूरी तरह खाली हो या साफ हो जाने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, सफाचट जगह है, ठीक है। वह आज सफाचट चेहरा लेकर आया। He came with a clean shaven face today. Next is मुखाकृति। मुखाकृति, मुखाकृति का इंग्लिश होगा फेशियल अपीयरेंस। फेशियल अपीयरेंस, फेशियल अपीयरेंस मतलब क्या हुआ? चेहरे का आकार, चेहरे की बनावट, उसका रूप जो है, किसी व्यक्ति के चेहरे की बनावट, यो कैसा दिखता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मुखाकृति, फेशियल अपीयरेंस। जैसे कि उसकी मुखाकृति बहुत आकर्षक है। हर या हिज, लड़का है तो हिज, लड़की है तो हर, फीमेल मेल। तो अगर यहाँ पर हम बोल रहे हैं उसकी मुखाकृति बहुत आकर्षक है, हर फेशियल अपीयरेंस इज वेरी अट्रैक्टिव, या हिज फेशियल अपीयरेंस इज वेरी ब्यूटीफुल। हम ऐसे भी बोल सकते हैं, सुंदरता है ना, आकर्षक को अट्रैक्टिव बोलते हैं और ब्यूटीफुल को सुंदर को ब्यूटीफुल बोलते हैं। नेक्स्ट इज आभास। आभास, आभास का इंग्लिश होता है फीलिंग, या कहते हैं ना रियलाइजेशन या सेंस करना होता है ना, तो आभास का इंग्लिश होता है फीलिंग। और आभास का मतलब क्या होता है? किसी बात का एहसास, किसी बात की सेंस, संकेत या अनुमान होना, पहले से अनुमान होना, आभास को कहते हैं। जब जैसे मान लो कोई इंसिडेंट हो, किसी घटना या स्थिति को पहले से थोड़ा अनुभव या संकेत मिले, तो उस चीज को हम बोलते हैं एक शब्द में आभास, ठीक है। जैसे कि उसे खतरे का आभास हो गया, he got a feeling of danger, या he got a sense of danger, हम ये भी बोल सकते हैं। अगला शब्द है परिलक्षित। परिलक्षित, परिलक्षित मतलब क्या हुआ? इंग्लिश में बोले तो रिफ्लेक्टेड। परिलक्षित का अर्थ होता है दिखाई देना, झलकना या प्रकट होना। जब किसी बात का असर या भाव या क्वालिटी, गुण किसी व्यक्ति, वस्तु या कार्य में साफ दिखाई दे तो उसे हम क्या कहते हैं? परिलक्षित। कोई डरा हुआ है तो उसके चेहरे से क्या है? डर रिफ्लेक्ट कर रही है ना, इस तरह से भी बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, उसके चेहरे पर खुशी परिलक्षित हो रही थी, मतलब हैप्पीनेस वॉज रिफ्लेक्टेड ऑन हर फेस, हम इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे। तो उसके चेहरे पर खुशी परिलक्षित हो रही थी, उसके चेहरे से या उसके चेहरे पर खुशी जो हो रही थी वो रिफ्लेक्ट कर रही थी, पता चल रहा था। अगला शब्द है प्रतिबद्धता। प्रतिबद्धता, प्रतिबद्धता को इंग्लिश में हम बोलते हैं कमिटमेंट। कमिटमेंट या डेडिकेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रतिबद्धता का इंग्लिश होता है कमिटमेंट, जिसका अर्थ, प्रतिबद्धता का अर्थ होता है किसी कार्य को, किसी काम को, किसी एम को, गोल को, लक्ष्य को, या कोई वचन दिए हैं आप, किस तरह का प्रॉमिस किए हैं, तो उसके प्रति पूरी निष्ठा, मतलब लॉयल और जिम्मेदारी रखना, रिस्पॉन्सिबिलिटी रखने को हम प्रतिबद्धता बोलते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य या उद्देश्य को गंभीरता से निभाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिबद्धता कहा जाता है। ये कमिटेड, ये बहुत कमिटमेंट को मानता है। कहते हैं ना कि हमने एक बार जो कमिटमेंट कर दी वाला, तो वो हमने जो एक बार प्रॉमिस कर दी तो कर दी वाला सीन है, ठीक है। उसकी प्रतिबद्धता बहुत मजबूत है, मतलब हिज कमिटमेंट इज वेरी स्ट्रांग। अगर वो कमिट कुछ कर रहा है तो वो करके रहेगा, ये वाला सेंस है, ठीक। अगला शब्द है आहुति। आहुति जानते होंगे, आहुति देना, ऑफरिंग देना, ऑफरिंग, ठीक है। जनरली ये रिलीजियस, जैसे पूजा पाठ करते हैं अगर आप, तो आप कहते हैं ना कि जैसे आहुति देना, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं ऑफरिंग, ठीक है।
आहुति का अर्थ समझे तो अग्नि में समर्पित की जाने वाली चीजें, अग्नि में समर्पित की जाने वाली वस्तु, या कभी कभी ऐसा सेंस भी आता है कि किसी बड़े उद्देश्य के लिए दिया गया त्याग को भी हम क्या बोलते हैं, आहुति। उसने अपनी आहुति दे दी, उसने अपने को त्याग दिया उस काम के लिए, ठीक है। ये धार्मिक और रूपक भी तरीके से यूज कर सकते हैं, दोनों अर्थों में प्रयोग होता है। जैसे कि उसने यज्ञ में घी की आहुति दी, ही गेव एन ऑफरिंग ऑफ घी इन द रिचुअल फायर, उसने यज्ञ में घी की आहुति दिया। ऐसा भी बोलते हैं ना, सफलता के लिए समय और मेहनत की आहुति देनी पड़ती है। तो उसे यहाँ पे भी हम क्या बोल सकते हैं कि सेक्रीफाइस करना पड़ता है, सक्सेस के लिए मेहनत करना पड़ता है, हार्डवर्क करना पड़ता है, टाइम को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ठीक है, मतलब अच्छे से यूज करना पड़ता है। अगला शब्द है साधना। साधना करना, साधना नहीं होता है, साधना का इंग्लिश क्या होता है, प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस करना। तो साधना का मतलब क्या होता है, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने, विद्या स्टडी करते हो आप, कोई आर्ट, कला या आध्यात्मिक जो चीज होती है उन्नति के लिए, जब आप लगातार और समर्पित भाव से अभ्यास करते हो, प्रैक्टिस करते हो, साधना करते हो, ठीक है, ये सेंस है, ठीक है। तो यह केवल अभ्यास नहीं है, मतलब एक सेंस में आप ये भी बोल सकते हो, सिर्फ अभ्यास नहीं, बल्कि धैर्य के साथ, डिसिप्लिन के साथ और लॉयल्टी के साथ जब प्रैक्टिस किया जाता है तब उसे हम साधना कहते हैं। जैसे कि उसकी साधना ने उसे सफल बनाया, हिज प्रैक्टिस मेड हिम सक्सेसफुल। नेक्स्ट इज अभिमंत्रण। अभिमंत्रण का अर्थ इंग्लिश क्या होगा? अभिमंत्रण को हम हिंदी में यूज करते हैं, लेकिन इसका इंग्लिश होता है इन्वोकेशन। इन्वोकेशन का मतलब क्या हुआ, या अभिमंत्रण का अर्थ क्या हुआ? मंत्रों द्वारा किसी वस्तु को, किसी जल को या किसी स्थान को पवित्र या प्रभावशाली बनाना, मतलब उसकी पॉजिटिव एनर्जी को इंक्रीज करना, बढ़ाना, ठीक है, पॉजिटिविटी लाना। यह मतलब जनरली जो होता है ना, रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं, धार्मिक अनुष्ठानों में जब मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उनके साथ किए जाने वाला ये चीज है अभिमंत्रण। पुजारी ने जल का अभिमंत्रण किया, तो कैसे बोलेंगे? द प्रीस्ट परफॉर्म द इन्वोकेशन ऑफ द वाटर, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए, ताकि मैं अपनी चीजों में, अपनी वीडियोस में सुधार ला सकूं। अगर है कोई प्रॉब्लम, तब हो सकता है मुझे वो चीज ना दिख रहा हो। मैं चाहती हूँ कि बेस्ट से बेस्ट वीडियो बनाकर आप लोगों को दूं। हमारा अगला शब्द है विलुप्त। विलुप्त का इंग्लिश होता है एक्सटिंक्ट होना, ठीक है। विलुप्त का अर्थ क्या होता है? पूरी तरह समाप्त हो जाना, लुप्त हो जाना, अस्तित्व न रहना, खत्म हो जाना, उसका कोई नामो निशान न रहना, तो उसे हम कहते हैं विलुप्त, ठीक है। तो ये जनरली क्या होता है ना, जैसे जीव जंतु होती है, कोई प्रजाति होती है, कभी कभी परंपराएं होती हैं, कोई वस्तुएं होती है, तो उन जब वो खत्म हो जाती हैं हमेशा के लिए, तो उसे हम कहते हैं कि वो विलुप्त हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। जैसे कि डायनासोर अब विलुप्त हो चुके हैं, मतलब इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डायनासोर्स आर नाउ एक्सटिंक्ट। डायनासोर्स आर नाउ एक्सटिंक्ट। अगला शब्द है हमारा हुंकारा भरना। हुंकारा भरना आपने सुना होगा, रोर करना, ठीक है, रोर करना। हुंकारा भरना का अर्थ होता है जब जोर से कोई गर्जना होती है, उत्साह के साथ भी गर्जन हो सकती है, ठीक है, क्रोध में भी ऊंची आवाज निकालना, या जब आप समर्थन किसी को कर रहे हो तो जोर जोर से उसका समर्थन करते हैं, जोरदार स्वर के साथ समर्थन करते हैं, जोर तेज बोलते हैं, तो वहां पर भी आप हुंकारा ही भर रहे हैं। तो ये जनरली क्या होता है ना, हुंकारा भरना जनरली किस चीज से रिलेटेड है? ये शेर की गर्जना, वीरता या किसी सभा में जोशीले समर्थन के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो हुंकारा भरना, रोर करना, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, सैनिकों ने युद्ध से पहले हुंकारा भरा ताकि जोश आ जाए, ठीक है। द सोल्जर्स गेव अ लाउड रोर बिफोर द बैटल। नेक्स्ट है गुंजारित। ये हमारा लास्ट वर्ड है, लास्ट शब्द है। गुंजारित का इंग्लिश होता है रेजोनेंट। RESONANT। रेसोनेंट नहीं पढ़ना है, रेजोनेंट पढ़ना है, ठीक है। गुंजारित का अर्थ क्या होता है? गूंज से भर जाना, मधुर ध्वनि से वातावरण का भर उठना या लगातार ध्वनि का फैलना, तो उसे कहते हैं गूंजना, कहते हैं ना गुंजारित हो चुका है। जैसे मंदिर में अगर घंटी बज रही है तो कैसे बोलते हैं कि गुंजारित हो गया, ठीक है, गूंज उठा। सुबह मंदिर में घंटियों की ध्वनि से गुंजारित हो उठा, ऐसे बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, पूरा हॉल तालियों से गुंजारित हो गया। द होल हॉल बिकेम रेजोनेंट विथ अप्लॉज। अप्लॉज क्या बोलते हैं? जब ताली बजाकर आप किसी की सराहना करते हो तो उसे इंग्लिश में हम अप्लॉज बोलते हैं। सो
सो थैंक यू। मुझे लगता है कि मैं सफल हुई हूँ ज़्यादा अच्छे से समझाने में। फिर भी कहीं त्रुटि रह गई हो तो मुझे ज़रूर बताएं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए।